नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, YouTube पर अपलोड होने वाला करंट अफेयर्स श्रृंखला में यह मेरा चौथा वीडियो है, जो कि विभिन्न आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, किस तिथि को पर्यटन मंत्रालय ने वेबिनार श्रृंखला देखो अपना देश की शुरुआत की? पहला विकल्प है 14 अप्रैल 2020, दूसरा विकल्प है 20 अप्रैल 2020, तीसरा विकल्प है 25 अप्रैल 2020 और चौथा विकल्प है 1 मई 2020। हमारा सही आंसर है विकल्प ए 14 अप्रैल 2020। 14 अप्रैल 2020 को हमारे केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा इस श्रृंखला की शुरुआत की गई। इस श्रृंखला को प्रारंभ करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि वेबिनार के माध्यम से भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान करना। हमारी जो इस समय की पीढ़ियां हैं, नवीन पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों को जो है अपने संस्कृति के विषय में मूलभूत जानकारी नहीं है और यही मूलभूत जानकारी प्रदान करना ही जो है संस्कृति मंत्रालय का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमारे देश के जो हैं बच्चे हैं अपने देश की संस्कृति को गहनता के साथ जान सकें, जिससे उसके विषय में उन्हें मूलभूत जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री अमूर्त संस्कृत विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की। इनमें से कितने को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? पहला विकल्प है 10, दूसरा विकल्प है 13, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 17। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी 13। 13 अमूर्त जो है हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, राज्य मंत्री हैं, इन्होंने जो है कुल 13 है अमूर्त उसकी जो है सूची जारी की। हमारे जो सांस्कृतिक सूची जारी की कि कौन कौन सी 13 जो है वस्तुएं हैं कह सकते हैं के हिसाब से, या परंपराएं हैं, मूल रूप से हम इसको परंपरा के रूप में ले सकते हैं, उनको जो उन्होंने अमूर्त सूची में जो है सम्मिलित किया है। इसका जो उद्देश्य है भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण करना। अब ये जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है? हम लोग जो है संस्कृति मंत्रालय की जब वेबसाइट को सर्च करेंगे तो उसमें हमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी, और चूँकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो मेरा एक प्रयास होगा, एक छोटा सा प्रयास होगा कि मैं इससे संबंधित एक वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए। अब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है अनोखी अमूर्त सांस्कृतिक है विरासत परंपराओं का जो है भंडार है। तो ठीक है, जिनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा जो है मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी मान्यता दी गई है। तो ये अमूर्त संस्कृति है क्या? तो जो अमूर्त संस्कृति है किसी समुदाय, राष्ट्र आदि की वह निधि है जो सदियों से उस समुदाय या राष्ट्र के अवचेतन को अभिभूत करते हुए निरंतर समृद्ध होती रही है। मतलब चाहे जो हमारा, जैसे हमारा भारत देश है तो भारत देश का जो कोई भी समुदाय है, ठीक है, जो राष्ट्रीय है, मतलब किसी भी चीज़ से जो है संबंधित हो सकती है। जैसे हम लोग जब 13 का नाम पढ़ेंगे तो उसमें जैसे है वैदिक जप की परंपरा, जो 13 अमूर्त
क्या नाम है, सांस्कृतिक विरासत को जो स्थान दिया गया है, तो उसमें जैसे पहला है वैदिक जप की परंपरा है, तो यह हिंदू धर्म या सनातन धर्म से संबंधित है। तो वैदिक जप की परंपरा से क्या मतलब क्या है, वैदिक जप का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या भूमिका है, वैदिक जप का मंत्रों का जाप करके हम लोग क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, रामलीला हम लोग जो है सामान्य तौर पे जो नवरात्र के महीने में रामलीला का जो है पाठ होता है। रामलीला है, एक कुटियट्टम संस्कृत थिएटर है, मानन गढ़वाल है, बट हम लोग इसको जो है कुंभ मेला है। ठीक है, आगे जो है एक वीडियो के माध्यम से इसका जो है विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्षों के लिए सांसद निधि योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रत्येक सांसद को जो है अपने कार्य क्षेत्र में जो है अपने संसदीय क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार के जो है विकासात्मक कार्यों को संपादित करने के लिए कुछ निधि दी जाती है। तो अभी हाल में ही कोरोना वायरस ने जो है सभी देश की आर्थिक व्यवस्था को जो है तहस नहस कर दिया है, तो उसी से निपटने के लिए जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि कितने वर्षों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। पहला विकल्प है 2, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 5। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 2। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 6 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक की और उसमें यह निर्णय लिया गया कि 2 सत्रों के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए जो है कोई भी जो है संसदीय निधि जो है या सांसद निधि योजना का लाभ सांसदों को नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि हमें जो है कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक वित्तीय फंड जुटाने का हमारा लक्ष्य है, जिससे देश को जो है आर्थिक संकीर्णता का से हम ऊपर उठा सकें, देश हमारा जो है आर्थिक संकट से न जूझ सके। और 1 अप्रैल 2020 से जो है यह योजना लागू है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 23 दिसंबर कब से हुई है? 1993 से इस योजना का प्रारंभ हुआ था, इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके पहले जो है कोई सांसद निधि योजना सांसदों को नहीं प्रदान की जाती थी। हमारा चौथा प्रश्न है, मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत कब की गई है? पहला विकल्प है 8 अप्रैल 2020, दूसरा विकल्प है 10 अप्रैल 2020, तीसरा विकल्प है 12 अप्रैल 2020 और चौथा विकल्प है 15 अप्रैल 2020। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी 10 अप्रैल 2020। तो 10 अप्रैल 2020 को हमारे जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, उन्होंने जो है इस योजना का प्रारंभ किया। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है? भारत में डिजिटल शिक्षा के लिए उपलब्ध प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना। और ये जो चूँकि ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की गई, इसमें जो है देश के जो बौद्धिक लोग हैं, देश के बौद्धिक लोगों से ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को उत्कृष्ट बनाने के लिए सुझाव लेना है। किस प्रकार से हम ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए सुझाव लेना है। सुझाव लेने की जो अंतिम तिथि है वह 16 अप्रैल 2020 निर्धारित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2020 में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय क्लस्टर से जोड़े गए हैं? तो पहला विकल्प है
5, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 15 और चौथा विकल्प है 20। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए 5। तो 1 मई 2020 को जो है केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जो है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के द्वारा जो है इसकी जो है घोषणा की गई। और इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 मार्च 2019 को अहमदाबाद से ही किया गया था। अगर ये योजना कब से प्रारंभ की गई है, इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो 4 मार्च 2019। कहाँ से? अहमदाबाद। अहमदाबाद किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। और कौन जो 5 राज्य हैं, तो किन 5 राज्यों में इस योजना का लाभ मिलेगा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन एवं दीव। ये जो हमारे 5 राज्य हैं, यहीं पे जो है ये 5 राज्य जो है इस योजना से जोड़े गए हैं। और हमारा जो लक्ष्य है, हमारी सरकार का जो लक्ष्य है, 1 अगस्त 2020 जो कि बीत चुका है, इसमें कुल कितने राज्य सम्मिलित हो जाएंगे? 24 राज्य इसमें कुल सम्मिलित हो जाएंगे। कब तक? 1 अगस्त 2020। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी योजना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत 1 अगस्त 2020 तक कुल कितने राज्य सम्मिलित हो जाएंगे? तो कितने सम्मिलित हो जाएंगे? 24 राज्य इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सीमा अवसंरचना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की? पहला विकल्प है VP मलिक समिति, दूसरा विकल्प है राजशेखरन समिति, तीसरा विकल्प है नायक समिति और चौथा विकल्प है DV सेकटकर समिति। तो इसमें सही आंसर है विकल्प डी, DV सेकटकर समिति। DV सेकटकर समिति जो है ने सीमा अवसंरचना के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। बेसिकली जो है 2016 में एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था DV सेकटकर के अध्यक्षता में। और बेसिकली जो यह समिति अगर कहा जाए तो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। सैन्य व्यवस्था में सुधार के लिए जो है सेकटकर समिति का गठन किया गया था। और सेकटकर समिति ने जो है जैसे उसमें किस प्रकार से रक्षा क्षेत्र में जो है सुधार किया जा सकता है, उसके संबंध में जो है कई निर्णय अपने सरकार को या कई सुझाव अपने सरकार को उन्होंने बताए थे। और उसमें से है जैसे 100 करोड़ से रुपए से अधिक लागत वाले सभी कार्यों के निष्पादन हेतु इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड को अपनाने के लिए इन्होंने कहा था। घरेलू और विदेशी खरीद के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार 7.5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपया करना है। सड़कों के निर्माण में तेजी लाना है। और भूमि अधिग्रहण और वन एवं पर्यावरण की वैधानिक स्वीकृति को विस्तृत परियोजना को मंजूरी का हिस्सा बनाया गया है इसके तहत। और जो हमारी इसमें जो है नायक समिति है, नायक समिति का संबंध मुख्य रूप से जो है बैंकिंग से संबंधित है और RBI के द्वारा इसका गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा
गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? पहला विकल्प ए है गृह मंत्रालय, विकल्प बी है रक्षा मंत्रालय, विकल्प सी है वित्त मंत्रालय और विकल्प डी है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो हमारा इसमें सही आंसर है विकल्प डी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो हमारे जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, कौन है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री? अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने 15 मई 2020 को वेबिनार के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से नई दिल्ली में इस योजना का प्रारंभ किया था। और इस योजना का साझेदार कौन है? फेसबुक। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो है गोल कार्यक्रम का साझेदार कौन सी जो है अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है? तो गोल कार्यक्रम का जो है साझेदार फेसबुक है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य है आदिवासी युवाओं और महिलाओं के जीवन को आगे बढ़ाने हेतु एक मंच प्रदान करना, आदिवासी उद्यमिता को बढ़ावा देना, आदिवासी युवाओं को डिजिटल मंच के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ना और लगभग 5000 युवा आदिवासी उद्यमी, कारीगर और कलाकारों को डिजिटल उद्यमिता कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित कराना, यह इसका मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों की मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ा गया? पहला विकल्प है 6, दूसरा विकल्प है 7, तीसरा विकल्प है 8, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इसमें विकल्प बी, विकल्प बी 7। तो जो हमारी जो है ई नाम प्लेटफॉर्म है उसके तहत 7 राज्यों की मंडियों को इससे जोड़ा जाएगा। और जो इसका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है और 1 मई 2020 को इसकी घोषणा की गई है। इनाम है क्या? इनाम प्लेटफॉर्म है, बार बार आ रहा है, तो इनाम है क्या? तो इनाम जो है देश भर में मंडियों को एकीकृत करने की एक पहल है, एकीकृत करने की एक पहल है देश भर की मंडियों को। आप इसे राष्ट्रीय कृषि बाजार की भी संज्ञा दे सकते हो। इसका क्या उद्देश्य है? एक राष्ट्र एक बाजार, एक राष्ट्र एक बाजार। तो इस अभी जो है कितने राज्यों को इसमें जोड़ा गया है? तो 7 राज्यों को जोड़ा गया। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो कुल नई मंडियों की संख्या इसको लेकर जो है कुल नई मंडियों को जो है लगभग 200 मंडियां हैं जो इस प्लेटफॉर्म के तहत जोड़ी जाएंगी और तब उनकी संख्या जो है 785 हो जाएगी। खैर ये महत्वपूर्ण नहीं है। और एक क्वेश्चन आया है, मैंने कहीं देखा है, ई नाम से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य, ई नाम से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक है, कर्नाटक। और ई नाम की स्थापना कब हुई है? 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ई नाम की स्थापना कब हुई है? 14 अप्रैल 2016। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। और ई नाम से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। हमारा अगला प्रश्न है, कितनी महिलाओं को समाज में योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया? पहला विकल्प है 16, दूसरा विकल्प है 14, तीसरा विकल्प है 13 और चौथा विकल्प है 11। इसमें सही आंसर है
विकल्प ए 16। 8 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है 16 महिलाओं को राष्ट्रपति भवन में नारी शक्ति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया और इस पुरस्कार की स्थापना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। क्या उद्देश्य है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का क्या उद्देश्य था इस पुरस्कार को स्थापित करने में? महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण योगदान और विशिष्ट कार्य को मान्यता देना। तो प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष को 8 मार्च को यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है और इस बार कुल 16 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। और मुझे लगता है सब 16 का नाम लेना थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। पदाला भूदेवी आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। बीना देवी बिहार से हैं। आरिफा जान जम्मू कश्मीर से हैं। चामी मुर्मू झारखंड से हैं। नीलिजा वाग्मो लद्दाख से हैं। रश्मि ऊर्ध्वा रेसे महाराष्ट्र से हैं। मान कौर पंजाब से हैं। कलावती देवी उत्तर प्रदेश से हैं। तासी एवं नुंगसी मलिक उत्तराखंड से हैं। कौशिकी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल से हैं। आवन चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से हैं। आवन चतुर्वेदी के विषय में आप लोगों ने सुना होगा निश्चित रूप से, प्रथम लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। भावना कंठ बिहार से हैं। भावना कंठ भी जो है लड़ाकू लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला हैं। मोहना सिंह, ये तीनों लोग जो है प्रथम बार जो है लड़ाकू विमान उड़ाने का इन लोगों को श्रेय मिला है। अमन चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। मोहना सिंह उत्तर प्रदेश से हैं। भागीरथी अम्मा तथा कार्थयायनी अम्मा केरल से संबंधित हैं। तो इन 16 महिलाओं को जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है? तो पहला विकल्प है अमेरिका, दूसरा विकल्प है भारत, तीसरा विकल्प है चीन और चौथा विकल्प है फ्रांस। सही आंसर है विकल्प बी भारत। विकल्प बी भारत। तो 10 जुलाई 2020 को जो है जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया कि ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश भारत बन गया है। प्रथम निवेशक देश ब्रिटेन का प्रथम निवेशक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। द्वितीय निवेशक देश भारत है। और इसके बाद जो है तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं जर्मनी, फ्रांस और चीन। जर्मनी तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे फ्रांस है और पांचवें स्थान पे चीन है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अभी हाल में ही हरिता हरम कार्यक्रम का छठा चरण शुरू किया गया? पहला विकल्प है तेलंगाना, दूसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश, तीसरा विकल्प है तमिलनाडु, चौथा विकल्प है केरल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए तेलंगाना। अब हम लोग पहले जान लें कि हरिता हरम कार्यक्रम होता क्या है। तो हरिता हरम कार्यक्रम जो है तेलंगाना सरकार द्वारा कार्यान्वित एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। क्या है? तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित एक व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है।
तो 25 जून 2020 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा, एक ज़िला है वहाँ पे मेडक ज़िला, कौन सा? मेडक, मेडका का नाम पहले आता था। मेडक ज़िले में जो है नरसापुर वन क्षेत्र है, नरसापुर वन क्षेत्र में जो है एक नेरेडू का पौधा इन्होंने लगाया। नेरेडू का पौधा लगाकर जो उन्होंने इस योजना का प्रारंभ किया। नेरेडू का मतलब ये है काला बेर, से हम लोग कह सकते हैं। नेरेडू को काला बेर के नाम से संबोधित किया जाता है। और इस छठे चरण का जो लक्ष्य है, इस कार्यक्रम के छठे चरण का जो लक्ष्य है, राज्य भर में 30 करोड़ पौधे लगाना या वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है। और इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया था 3 जुलाई 2015 को किया गया था। 3 जुलाई 2015 को इस कार्यक्रम का पहली बार जो है आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही लघु मध्यम और बड़े स्तर के उद्योगों के लिए अपने उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? यहाँ पे वात्मा हो गया है, तो टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे, तो इस वाला है। देश का पहला राज्य कौन है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। सही आंसर है इसमें विकल्प बी, कर्नाटक। कर्नाटक द्वारा जो है उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो अगर आ जाए उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इस अधिनियम में संशोधन करने का उद्देश्य कर्नाटक का क्या था? राज्य में एक निवेशक अनुकूल वातावरण तैयार करना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वप्रथम टेसर गन प्राप्त किया? ये छोटी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। पहला है राजस्थान, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है गुजरात और चौथा है केरल। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, गुजरात। 20 मार्च 2020 को जो है गुजरात पुलिस को जो है टेसर गन प्राप्त हुई। और टेसर गन बेसिकली है क्या? टेसर गन एक गैर घातक रक्षा हथियार है। मतलब इससे जो है आपको मतलब तत्काल आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है अगर इससे जो है गोली चलाई जाती है। तो इसे सर्वप्रथम 1993 में प्रदर्शित किया गया था। यह एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है। टेसर गन क्या है? एक गैर घातक रक्षक हथियार है, साथ में ही यह एक इलेक्ट्रोशॉक हथियार है जिसके लगने पर कुछ मिनट के लिए व्यक्ति बेहोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह गैर घातक है, ठीक है, और यह बहुत घातक नहीं है। लेकिन इसका जो है दुष्परिणाम क्या होता है? इससे जो है न्यूरोमस्कुलर अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। इससे जो व्यक्ति है जिसको लगती है इससे गोली, न्यूरोमस्कुलर अक्षमता से ग्रस्त हो जाता है। और इस गन का जो है प्रयोग अमेरिका और ब्रिटेन में जो है पहले से ही किया जा रहा है। और इस गन से गोली लगने पर दिल का दौरा पड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो टेसर गन के विषय में ये भी आ सकता है कि टेसर गन का सबसे पहले क्या है, इसका प्रयोग भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया? पहला है 93, दूसरा है 101, तीसरा है 111, चौथा है 109।
तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 101, 101। तो भारत सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में 101 विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया। ये विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है, उस भौगोलिक भाग को कहा जाता है जहां पर किसी विशेष आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन, व्यापार व अन्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। और 20 मार्च 2020 को जो है इसकी घोषणा हुई। 1 अप्रैल 2008 से, कब से? 12 वर्षों का जो ड्यूरेशन है, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2008 से 29 फरवरी 2020 तक जो है ये 12 वर्षों का जो है समय है, ठीक है, उसमें अधिसूचित किया गया है। और प्रथम, एक क्वेश्चन बार बार आया है पहले की परीक्षाओं में, प्रथम सेज। तो प्रथम सेज जो है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र 1965 में हुआ था। और एक कमेटी थी, बाबा कल्याणी कमेटी थी, और उसी बाबा कल्याणी कमेटी ने जो है सेज की स्थापना या, ठीक है, के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किए थे। हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक जलवायु पहल आपदा प्रतिरोधी संरचना का सह अध्यक्ष बना? पहला विकल्प है जापान, दूसरा विकल्प है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है रूस। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, यूनाइटेड किंगडम। 20 मार्च 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम शिखर सम्मेलन के दौरान जो है इसकी जो है घोषणा की थी, इसके निर्माण की घोषणा की थी। और अब की बार जो है 20 मार्च 2020 को उन्होंने जो है यूनाइटेड किंगडम को उसका सह अध्यक्ष बनाया है, और यह सह अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 2 वर्षों के लिए होगा। तो मित्रों, आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और आपसे यह उम्मीद करता हूँ, आपसे यह आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन अवश्य प्रेस करेंगे। मित्रों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।